हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का हिस्ट्री करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। तो हमने इसमें बात की थी कि मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, तो उसके रीजंस हमने कल पढ़े थे। तो अब हम बात करेंगे न्यू स्टेट्स फिर इमर्ज हुई जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। तो जैसे जैसे मुग़ल अथॉरिटी डिक्लाइन होती गई तो गवर्नर्स लार्ज प्रोविंसेस के जो थे या सूबेदार या ग्रेट ज़मींदार, इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, फिर मुग़ल एम्पायर जो था वो फ्रेगमेंट होता गया इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स में। तो अगर हम बात करेंगे इन स्टेट्स की, 18th सेंचुरी में जो स्टेट्स बने तो ये डिवाइड हुए 3 ग्रुप्स में। पहला ये था कि जो स्टेट्स थे ओल्ड मुग़ल प्रोविंसेस के अंडर, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद, पहले ये थे। तो ये पावरफुल, इनके जो रूलर्स थे वो बेशक पावरफुल और इंडिपेंडेंट थे, बट इन्होंने अपना जो मुग़ल एम्परर के साथ जो फॉर्मल इनके टाइज थे वो ब्रेक नहीं किए। दूसरे थे राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़, वो इंक्लूड होते थे इसमें। तो थर्ड है लास्ट ग्रुप, जो स्टेट्स आते हैं, मतलब इसमें वो स्टेट्स आते हैं जो इनके कंट्रोल में थे, मराठास, सिख्स और जाट्स के अंडर आते थे। तो इन्होंने क्या किया था, फिर बाद में मुग़ल्स से इंडिपेंडेंस ले ली थी। इनका बहुत लंबा बैटल चल रहा था तो इन्होंने मुग़ल से इंडिपेंडेंस ले ली। अब ओल्ड मुग़ल प्रोविंसेस की बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे 3 स्टेट्स की जो बहुत ही प्रोमिनेंट रहे हैं। वो 3 स्टेट्स हैं अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो इन तीनों स्टेट्स को फाउंड किया था मुग़ल नोबेलिटी, हाई मुग़ल नोबेलिटी के मेंबर्स ने, जो गवर्नर्स रहे लार्ज प्रोविंसेस के, जैसे कि सादत खान, वो अवध के फाउंडर रहे हैं। तो सादत खान अवध के फाउंडर रहे हैं, मुर्शिद कुली खान बंगाल के फाउंडर रहे हैं और आसफ जाह हैदराबाद के फाउंडर रहे हैं। तो ये तीनों, सादत खान, मुर्शिद कुली खान और आसफ जाह, इन तीनों को हाई मनसबदारी पोजीशन इन्होंने ऑक्यूपाई की थी और इन्होंने एम्परर्स का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी इंजॉय किया था। तो दोनों, आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों का ज़ात रैंक था 7,000 और सादत खान का था 6,000। तो उस टाइम पे जिसका जितना ज़्यादा ज़ात होता था उसकी उतनी हाई पोजीशन होती थी। अब हम हैदराबाद की बात करते हैं। तो निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, इनका पूरा नाम, आसफ जाह का पूरा नाम है निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह। तो ये हैदराबाद के फाउंडर रहे, हैदराबाद स्टेट के फाउंडर रहे हैं। तो ये एक पावरफुल मेंबर थे कि इनके कोर्ट में मुग़ल एम्परर थे फारूक सियार, इनके कोर्ट में ये एक पावरफुल मेंबर थे। तो इनको पहले अवध का गवर्नरशिप दिया गया था, फिर उसके बाद इनको डेक्कन का चार्ज दिया गया था। तो डेक्कन में पहले से ही टर्मोइल चल रहा था, वहाँ पे पहले से ही टेंशन चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ उस टेंशन का फ़ायदा उठाया। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने फ़ायदा उठाया ये कि वहाँ पे जो जितने भी नोबल्स थे उनके साथ कंपटीशन किया, फिर सारा जो पावर है वो अपने हाथ में ले लिया और वहाँ के एक्चुअल रूलर बन गए। कहाँ के? डेक्कन के एक्चुअल रूलर बन गए। तो फिर आसफ जाह ने क्या किए, नॉर्दर्न इंडिया से स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाया। तो इन्होंने अपॉइंट किया उनको एज मनसबदार्स और उनको जागीर्स भी ग्रांट की। तो ये एक तो इंडिपेंडेंट रूलर थे ही, लेकिन मुग़ल एम्परर के ये सर्वेंट भी थे। बट इनको कोई, इनके फ़ैसलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था या इनके रूल में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था मुग़ल्स का, या अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेते थे। तो मुग़ल एम्परर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। तो अब जो स्टेट था हैदराबाद का, उसमें मतलब कॉन्स्टेंटली वो एंगेज रहता था, स्ट्रगल, मतलब किन के खिलाफ स्ट्रगल, वो स्ट्रगल किन के खिलाफ होता था, मराठास के साथ जो वेस्ट में थे, और इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉर होता था, सॉरी, तेलुगु वॉरियर चीफ्स थे जिनको नायकास कहते थे, प्लेटू में थे वो। तो इन दोनों के खिलाफ हैदराबाद का कॉन्स्टेंटली वॉर चलता रहता था। तो जो निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह था, उनका एम्बिशन था कि वो क्या करे, रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज़, वो कौन से एरियाज़ थे, कोरोमंडल कोस्ट में एरियाज़ थे, तो ये उनको क्या करे, कंट्रोल करे।
तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर बाद में वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है वो वहाँ पे उन्होंने उस एरिया को कंट्रोल किया, जो वहाँ पे उस रीजन में पावरफुल होते गए। तो अब हम बात करते हैं अवध की। तो अवध के फाउंडर कौन रहे हैं? बुरहान उल मुल्क सादत खान। तो इनका ये पूरा नाम है सादत खान का, बुरहान उल मुल्क सादत खान। तो ये पहले अवध के सूबेदार अपॉइंट हुए थे 1722 में। तो इन्होंने एक स्टेट फाउंड की थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इन्होंने मुग़ल एम्पायर के साथ मतलब ब्रेकअप कर लिया था, मतलब टाई अप ख़त्म कर लिया था। तो अवध उस टाइम पे प्रॉस्परस रीजन था। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो प्लेन एरिया था, मतलब वो बहुत ही फर्टाइल एरिया था। और वो एरिया क्या था, ट्रेड रूट भी था नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच में। तो बुरहान उल मुल्क ने ऑफिसेस होल्ड किए थे, बहुत सारे ऑफिसेस होल्ड किए थे। कौन कौन से ऑफिस? सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी के ऑफिस। ये तीनों ऑफिसेस इनके कंट्रोल में थे। तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए थे? पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री अफेयर्स। जो अवध में पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री अफेयर्स चल रहे थे, तो बुरहान उल मुल्क उसके लिए मतलब ये थे, रिस्पॉन्सिबल थे। तो जो ये बुरहान उल मुल्क थे, इन्होंने कोशिश की जो मुग़ल का इन्फ्लुएंस है अवध रीजन में, उसको ये डिक्रीज़ कर दे। उन्होंने कैसे वो डिक्रीज़ किया कि इन्होंने जो ऑफिस होल्डर्स यानी जो जागीरदार थे, उनका जो नंबर है वो कम कर दिया, जो मुगल्स ने अपॉइंट किए थे। तो इन्होंने इनका जो साइज़ था जागीर्स का वो भी रिड्यूस कर दिया, और इन्होंने अपने ही लॉयल सर्वेंट्स, मतलब जिनके वफ़ादार लोग थे, उन्हीं को वैकेंट पोजीशन में अपॉइंट कर दिया। तो इन जागीरदार्स का जो अकाउंट होता था वो भी चेक किया जाता था, ताकि कोई वो चीटिंग ना करे। और जो रेवेन्यू होता था, वो जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट से रेवेन्यूज़ आता था, उनको एसेस किया जाता, दोबारा से एसेस किया जाता था। और वो एसेस कौन करते थे? वो वो भी उन्हीं ऑफिशियल्स एसेस करते थे, जो बुरहान उल मुल्क ने ही अपॉइंट किए थे। तो इन्होंने राजपूत ज़मींदार, उनके जो राजपूत ज़मींदारी थे, उनके भी फर्टाइल लैंड्स को सीज़ कर लिया। या रोहिलखंड के अफगान जो थे, उनकी लैंड, फर्टाइल लैंड को भी इन्होंने सीज़ कर लिया। तो जो स्टेट्स होते थे वो किस पे डिपेंड रहते थे? लोकल बैंकर्स या महाजन्स पे। क्यों डिपेंडेंट रहते थे? लोन्स के लिए डिपेंडेंट रहते थे। तो इसका मतलब ये था कि अब जो जितना हाईएस्ट बिड करता था, उसको उतना, मतलब उसको उतना हक मिलता था कि वो टैक्स कलेक्ट करें। तो वो कौन थे? रेवेन्यू फार्मर, जिनको इजारदार्स भी कहा जाता था। तो इन्होंने एग्री किया कि मतलब इन्होंने एग्री किया ये स्टेट से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ये लेंगे एज टैक्स। तो इसके बदले में जो रेवेन्यू फार्मर्स हैं, उनको क्या फ़ायदा मिला? उनको ये फ्रीडम मिली कि वो जो टैक्स है वो कलेक्ट करेंगे और उसको एसेस भी करेंगे। तो पहला ऐसा नहीं होता था, अब इनको रेवेन्यू फार्मर्स को ये हक मिला। तो इन डेवलपमेंट्स की वजह से क्या हुआ? नए सोशल ग्रुप्स बने, जैसे कि मनी लैंडर्स, बैंकर्स बने, ताकि वो इन सबको इन्फ्लुएंस करें। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।